वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपका ये तीसरा वर्ष है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। जैसा कि आपको पता है, फाउंडेशन के अंतर्गत 4 कंपलसरी पेपर होते हैं। वो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए सभी के लिए कंपलसरी होते हैं। प्राइवेट या रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी कंपलसरी होते हैं। और सेशन 2003 और 23-24 से जो ओपन यूनिवर्सिटी है भोज विश्वविद्यालय, उसने भी आपको एनईपी के अंतर्गत प्रवेश देना शुरू कर दिया है। तो हम थर्ड ईयर की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। हर साल की तरह फाउंडेशन पेपर 2 में आपके 2 पेपर चेंज हुए हैं। इस साल भी 2 पेपर चेंज हुए हैं। हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना है। और पेपर 2 में आपको साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल लिटरेसी नाम का एक पेपर आएगा। और दूसरा आपका आएगा कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। जिस तरह आपका सेकेंड ईयर में आपका जो वुमन एम्पावरमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण है, ये हट जाएंगे और ये 2 पेपर नए पढ़ना पड़ेंगे। तो आज की स्पेशल वीडियो में मैं शुरुआत कर रहा हूँ बीए, बीकॉम, बीएससी थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट सभी स्टूडेंट्स के लिए थर्ड ईयर का पेपर 1 का पार्ट बी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर इसमें 50 प्रश्नों को हल किया गया है हर बार की तरह। हु वाज स्टीफन स्पेंडर, यानी ये स्पेंडर कौन थे? आयरिश पोएट, इंग्लिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट। तो ये इंग्लिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट रहे हैं, यानी कवि और उपन्यासकार दोनों हैं। व्हेन वाज स्टीफन स्पेंडर बोर्न, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1909 में। ठीक है, 1909 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए 1909 में तारीख क्या थी, महीना कौन था। डे और मंथ आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। विच लिटरली मूवमेंट वाज स्टीफन स्पेंडर एसोसिएटेड विथ, किससे संबद्ध है? जैसे हिंदी में होता है ना प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, किससे संबंधित थे, किस काल के कवि थे, ऐसे ही इसमें पूछा गया है। तो इंग्लिश लिटरेसी में मॉडर्निज्म से संबंधित रखते थे। हु डज द नरेटर वांट टू सी अलोन, जो नरेटर थे ये दूसरे चैप्टर का है आपका, जिसमें एक व्यक्ति जाता है नरेटर, उसको $56 जमा करने होते हैं बैंक में, उससे रिलेटेड है। ये पूछा किसको अकेला देखना चाहता था? तो ये देखना चाहता था अकाउंटेंट या मैनेजर को। तो ये इसमें मैनेजर को देखना चाहता था। ऑप्शंस आपके अलग अलग है। मैनेजर से जैसे बैंक में जाता है, उससे थोड़ा सा सहमा सहमा सा लगता है, उसे डर लगता है, और वो कहता है मैनेजर से मुझे अकेले में बात करना है। तो मैनेजर समझता है कि ये डिटेक्टिव है शायद। वो बाद में मैनेजर भी हंसता है और उसे गुस्सा भी आता है कि ये $56 जमा करने मुझसे सीधी बात करने के लिए आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन हैज़ बीन कंपेयर्ड टू, एक पोयम में पहला चैप्टर है वो, उसमें एक कविता रखी गई है और उसमें पूछा गया है, जो उसमें एक ट्रेन की बात की गई है, उस ट्रेन की तुलना किससे की गई है? क्वीन से, एम्परर से, किंग से, एरोप्लेन से। तो क्वीन से की गई है यार। ठीक है। स्टीफन स्पेंडर सर्व एज ए लिटरेरी एडिटर फॉर द विच मैगजीन, किस मैगजीन से संबंध रखते थे? तो ये द हॉरिजन नाम की मैगजीन थी। इनके साथ एक और इनके मित्र थे, इनके संपादक थे। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड स्पेंडर पासेस अवे, तो इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था अभी 1995 में, 16 जुलाई 1995 इनकी मृत्यु की डेट थी। विच प्रेस्टिजियस पोएट्री अवार्ड डिड स्टीफन स्पेंडर रिसीव, तो इनको कौन सा उत्कृष्ट सम्मान दिया गया था? तो गोल्डन पेन अवार्ड दिया था इनकी पोएट्री के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मैनिफेस्टो इज इट, तो मैनिफेस्टो क्या है? तो ये है स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, अभी चुनाव होने वाले ना, तो हर पार्टी अपने घोषणा पत्र जारी करती है। हिंदी में आप सुनते हो ना, घोषणा पत्र में क्या है, घोषणा पत्र में क्या है, तो अंग्रेजी में से मैनिफेस्टो कहा जाता है, स्टेटमेंट फॉर द फ्यूचर, कि हम आगामी समय में क्या करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, द सॉन्ग ऑफ द एक्सप्रेस हैज बीन कंपेयर्ड टू, तो यहाँ जो सॉन्ग ऑफ एक्सप्रेस है वो उसकी तुलना किससे की गई है? उसकी तुलना की गई है जैजी मैडनेस से, है ना, पागलपन की तरह एक जैजी मैडनेस। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये विश्व हमारे साथ बहुत ज़्यादा, यानी हम बहुत ज़्यादा भौतिकतावाद में लिप्त हैं, ये किसकी कविता है? तो देखिए ये किसकी कविता है, ये नेचर का प्रेमी कवि है विलियम वर्ड्सवर्थ, नेचर से बहुत जुड़े हुए इनकी कविता है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, तो ये जो कविता है आपकी द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इसकी मुख्य थीम क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है? तो इसका सेंट्रल आइडिया है क्या? द विदरिंग कनेक्शन बिटवीन मैनकाइंड एंड नेचर, मानव और प्रकृति को संबद्ध रखने के लिए है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसलिए लिखी कि जब औद्योगिक क्रांति आई, मॉडर्निज्म हुआ यूरोप में, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा कारखाने और मशीनें, इन सब में व्यक्ति इतना उलझ गया वो प्रकृति से दूर होता चला गया, और उसी के संबंध में उसी को केंद्र में रखकर ये कविता लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू द लिटरेचर पीरियड इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी साहित्य में किस
साहित्यिक आंदोलन से संबंध रखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक से संबंध रखते हैं, रोमांटिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज द वर्ल्ड इज टू मच? ये तो फ्रेज है, एक प्रकार का ये पंक्ति है मुहावरा जैसी। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? वी आर एग्रॉस्ड इन द मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स, यानी हम जो है मटेरियल में की तरह भौतिकवादी वस्तुओं की, मशीनों की तरफ बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। तो ये ही इसका मेन क्या है, फ्रेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, किस वर्ष से छपी थी? ये छपी थी 1807 में, 1807 में। देखिए आप लोग, आप वीडियो अगर अच्छा लगे, काम का लगे तो इसे शेयर करिएगा, बाद में लाइक करिएगा। इन विच नॉवल डज मार्क ट्वेन एक्सप्लोर थीम ऑफ रेलिज्म एंड मॉरलिटी? इसको, इस नाम को बहुत याद रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे मार्क ट्वेन से। तो ये पूछा गया है, मार्क ट्वेन जो हैं ये एक बढ़िया लेखक, उपन्यासकार रहे हैं, अथर रहे हैं। इनके क्या है, ये बता रहा है कि इनमें से कौन सा इनका उपन्यास था जिसकी मेन थीम थी रेसिज्म एंड मॉरलिटी, यानी वर्णवाद, जातिवाद और नैतिकता। तो ये इसको भी याद रखिए, इसका ऑप्शन बहुत काम का है। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, ये बहुत ही फेमस है, इस शायद फिल्म भी बनी है, देखिएगा आप लोग हॉलीवुड में। व्हाट इज द सीडियोनिम ऑफ सैमुअल लॉन्गरेन क्लेमेंस? तो ये जो सीडियोनिम यानी होता है छद्म नाम, छद्म नाम से लिखते हैं। ज़्यादातर क्या होता है साहित्य में, कवि वगैरह, ऑथर वगैरह है, कभी कभी छद्म नाम से लिखते हैं, अपने असली नाम से नहीं लिखते हैं। तो ये पूछा गया है सैमुअल लॉन्गरेन क्लेमेंस किसका असली नाम है? जैसे कि हिंदी में आपने देखा हरिश्चंद्र, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र वे रसा नाम से कविता लिखते थे, जयशंकर प्रसाद कलाधर नाम से लिखते थे। इसी प्रकार आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से लिखते थे। तो ये सीडियोनिम कहलाते, छद्मनिम कहलाते हैं, है ना, सीडियोनिम। तो ये कौन से व्यक्ति हैं सैमुअल लॉन्गरेन? ये है आपके मार्क ट्वेन, याद रखिएगा, ये मार्क ट्वेन छद्म नाम है, असली नाम मार्क ट्वेन का है सैमुअल लॉन्गरेन क्लेमेन। नेक्स्ट, विच रिवर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मार्क ट्वेन्स राइटिंग? यानी मार्क ट्वेन की जो लेखन है उसको किस नदी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो ये है मिसिसिपी नदी, जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द आइकॉनिक नॉवल रिटन बाय मार्क ट्वेन? कौन सा आइकॉनिक नॉवल लिखा है, बहुत प्रसिद्धि मिली है इस पर? ये मैंने आपको इसलिए आपको बोला था, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका उत्तर वही है, जी हाँ, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन। नेक्स्ट, फॉर विच स्टेट द नरेटर वाज नॉमिनेटेड टू रन फॉर गवर्नर? रन फॉर गवर्नर में किस स्टेट से वो खड़ा हुआ था या उम्मीदवार था? जैसे कि अभी चुनाव आने वाले हैं ना, संसदीय क्षेत्र है, हरदा बैतूल एक संसदीय क्षेत्र है, इंदौर एक संसदीय क्षेत्र है। इसी तरह टोटल पूरे देश में हमारे 545 सीट हैं और उसमें 532 संसदीय क्षेत्र, वहाँ की नॉमिनेटेड होते हैं लोग, 532 से 33, एक आध कम ज़्यादा हो सकता है। तो व्हाट इज द, इसमें है फॉर किस स्टेट के लिए खड़े हुए थे? तो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में भी चुनाव होता है स्टेट बाय स्टेट। वो गवर्नर एक प्रकार का समझिए मुख्यमंत्री है, तो डायरेक्ट चुनाव होते हैं वहाँ गवर्नर के। तो ये न्यूयॉर्क से खड़े हुए थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ आपको इडियम फ्रेज यानी मुहावरे बताना है। एट द 11th आवर का मतलब क्या? Aruna arrived and saved them from the crisis। 11th आवर का मतलब क्या है? एट द लास्ट मिनट, बिल्कुल जी, लास्ट मिनट, अंतिम क्षण को बोलते हैं इंग्लिश में एट द 11th आवर। ये मुहावरा है, इसका मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। कैसल पॉलिटिक्स द बर्निंग क्वेश्चंस ऑफ द डे? तो बर्निंग क्वेश्चंस एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है एन इररिलेवेंट प्रॉब्लम, वाइडली डिबेट इस, बिल्कुल वाइडली डिबेट इश्यू होता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में द बर्निंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय फेयर मीन्स ऑफ फॉल? बाय फेयर मीन्स और फॉल, इसको क्या अर्थ है? इसका मतलब है, हिंदी में बोलते ना, काम साम दंड भेद, कैसे भी, एनी हाउ। तो इसका होता है इन एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ईमानदारी से या बेईमानी से करना है, मतलब करना है। डू नॉट यूज फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने का काम, ये मुहावरा है। इसको बोलते हैं एग्रीवेट ट्रबल, यानी किसी भी समस्या को और ज़्यादा बढ़ाना। एग्रीवेट यानी वृद्धि करना, ट्रबल यानी मुसीबत। अगला प्रश्न है, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन क्या है? स्पिक एंड स्पैन होता है नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, शुद्ध साफ सच को इंग्लिश में कहता है स्पिक एंड स्पैन। अगला है हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग को बोलते हैं क्या? हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में बहुत कठिनाई, डीफ, बहरापन। नेक्स्ट, अगला टू फ्रेम ए पर्सन। टू फ्रेम ए पर्सन का अर्थ क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के बारे में ना पूर्व धारणा बना लेना, यानी ये तो दोषी है, बिल्कुल ऐसा तो है ही, ये व्यक्ति तो ऐसा पहले से ही है। इसको बोलते हैं टू मेक वन अपीयर गिल्टी, पहले ही आपने डिसाइड कर दिया। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है टू फ्रेम ए पर्सन। नेक्स्ट, टू स्मेल ए रैट, चूहे की गंध। नहीं जी, चूहे की गंध नहीं है, ये मुहावरा है। टू स्मेल ए रैट का अर्थ होता है टू सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है
रीड बिटवीन द लाइंस, तो रीड बिटवीन द लाइंस क्या होता है, जो पोएट या कभी कोई बात लिखता है ना सीधी सीधी नहीं लिखता, उसका एक अर्थ होता है, भावार्थ होता है ना, तो यह लिखी हुई बात के पीछे की बात समझना, उसको बोलते हैं टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग, इसको बोलते हैं क्या, टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग मीन्स टू रीड बिटवीन द लाइंस। नेक्स्ट है टू सी आई टू आई विथ, आंखों में आंखें डाल के देखना, क्या आंखों में आंखें डाल के, टू टेक रिवेंज, रिवेंज का अर्थ होता है बदला लेना। देखिए वीडियो काम का लगे तो शेयर करिए, आपके बहन भाइयों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, अगर आपके रिश्तेदार इस थर्ड ईयर में बैठ रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए, है ना। शेयर करने से ही मेरे वीडियो ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं, वो जो समय मिलता है उसमें मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे पास हिंदी इंग्लिश इनके बनाना है, और अभी आपका जो नया सब्जेक्ट आ गया साइबर वाला उसको भी बनाना है, डिजिटल लिटरेसी और साइबर वाला, और आपका एक और है कैरेक्टर बिल्डिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो इन पे भी वीडियो बनाना है। आप लोग लाइक करेंगे, लगेगा कि मुझे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो फिर मैं और बनाऊंगा, नहीं तो ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, समय जैसे मिलता है जितनी मदद हो जाए उतनी मैं कर देता हूँ। बाकी और एक और है, आपके एक डिस्क्रिप्शन लिंक में एक वीडियो लिंक दी हुई है एप्लीकेशन की, मैक्स गेनर, ये वाला टेस्ट आप देख रहे हैं, ये कि आपको उस एप्लीकेशन में फ्री मिलेगा, उसको आपको अगर टेस्ट को लगाना है तो उसको डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए और टेस्ट लगाइए, देखिए कितने नंबर आते हैं, बार बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आता है बीए बीकॉम बीएससी सबके लिए। सी वर्क्स बाय फिट एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है सी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, है ना, जल्दबाजी में इसको बोलते हैं इरेगुलरली, अनियमित रूप से। द सिटी हॉस्पिटल इज स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द कॉलेज, तो स्टोन्स थ्रो जो है इस मुहावरे का क्या अर्थ है, इस शॉर्ट डिस्टेंस यानी कम दूरी उसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्राइमरी एंड एसेंशियल डॉक्यूमेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, आपराधिक प्रकरणों में कौन सा सबसे जरूरी और प्राथमिक दस्तावेज होता है, ये पूछा गया है, तो ये रहे आपके ऑप्शंस, रिपोर्ट, एफआईआर, रिज्यूम और ईमेल। देखिए एफआईआर कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है, एफआईआर एक मुख्य दस्तावेज होता है, एफआईआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न आपके क्वेश्चंस में। एन इंडिविजुअल कैन फाइल एन एफआईआर, इनमें से कौन एफआईआर फाइल कर सकता है, हु इज द विक्टिम ऑफ क्राइम, जो क्राइम का विक्टिम है यानी जो पीड़ित है जिसके साथ क्राइम हुआ है वो एफआईआर करा सकता है, वो तो करा ही सकता है। हु हैज विटनेस एनी विक्टिम, अगर किसी ने अपराध होते देखा है वो एफआईआर करा सकता है। हु हैज सॉलिड इंफॉर्मेशन ऑफ द क्राइम, किसी के पास क्राइम होने के बाद उसके पुख्ता सबूत है वो एफआईआर करा सकता है, या सभी एफआईआर करा सकते हैं, तो ये इसका ऑप्शन है सभी, ऑल द अबव, तीनों व्यक्ति जो है वो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द अकाउंटेंट्स नेम, ये वो वाले अकाउंटेंट वाले क्वेश्चन है, उसका अकाउंटेंट का नेम क्या है। ये कई कई पिंक टर्म्स भी आपको मिलेगा, पर मॉन्टेगोमरी जो मैंने चैप्टर पढ़ा है उसमें मिस्टर मॉन्टेगोमरी ये जो है ये इनका नाम आया, एक ही जगह नाम आया है। हाउ मच मनी डज द नैरेटर इंटेंड टू डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में कितने रुपए जमा करने गया था वो नैरेटर, बिल्कुल $56 में आपको बता चुका हूँ, $56 जमा करने गया था, और बाद में वो पैसे निकाल भी लेता है, देखो अकाउंट खुलवाया है ना, जमा किया, निकाल लेता है, क्यों निकाल लेता है ये मैं आपको अगली वीडियो में तब बताऊंगा कि क्यों ऐसा करता है वो उस कहानी में, नैरेटर खुद ही रहता है, खुद ही लिखता है, डरा सहमा सा जाता पहली बार बैंक में खाता खुलाने के लिए। नेक्स्ट टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस क्या है, बर्फ को तोड़ना, जी हाँ मुहावरा ऐसे, बर्फ को तोड़ना मतलब दो व्यक्ति जा रहा है ट्रेन में बस में, कोई बात नहीं कर रहा है, तो जो उनमें से बात करेगा उसको बोलेंगे टू ब्रेक द आइस, उसने क्या करा, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, उसने वार्तालाप शुरू की। अगला प्रश्न है टू विन लॉरेंस, जीतना, क्या गेम जीतना, नहीं, टू अर्न ग्रेट ऑनर, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया किसी को, परमवीर चक्र मिल गया, उसको बोलेंगे टू विन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन प्लेन टेक्स्ट रिज्यूम, तो प्लेन टेक्स्ट रिज्यूम कई प्रकार के होते हैं, इसमें क्या होता है प्लेन टेक्स्ट में, इसमें होता है ए रिज्यूम दैट कंटेन्स नो फॉर्मेटिंग, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ रिज्यूम, आपके थर्ड इकाई है शायद, थर्ड यूनिट में आपका रिज्यूम वगैरह, ईमेल है, ब्लॉगिंग है, व्लॉगिंग है, ये सभी इसके अंतर्गत आएगा। विच शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ रिज्यूम, इसमें से रिज्यूम का क्या नहीं है पार्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जरूरी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो कोई कंपनी में अगर अप्लाई करेंगे तो वो आपको कैसे ईमेल या फोन से सूचित करेगा कि आपकी नौकरी लग गई है। अगला है रिलीजियस अफिलिएशन, आप किस धर्म से हैं, वो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जरूरी है, एजुकेशन तो जरूरी है ही, तो इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है रिलीजियस इन्फॉर्मेशन, रिलीजियस एफिलिएशन बताना जरूरी नहीं है कि आप किस धर्म, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के, आपके काम कंपनी को काम चाहिए। अगला प्रश्न है इन विच सेक्शन ऑफ रिज्यूम यू मे एड बायलिंगुअल स्किल, इसमें आपको बताना है इनमें से कौन से सेक्शन में ये बायलिंगुअल स्किल आपको अगर ऐड करना है तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट योर रिज्यूम इज ए टूल विद वन स्पेसिफिक पर्पस, कौन सा एक मुख्य उद्देश्य होता है आपके रिज्यूम बनाने का, टू विन एन इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेगुलरली अपडेट वेबसाइट और वेब पेज रन बाय एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, तो इसमें क्या होता है
यह है वेबसाइट या वेब पेज। अगर रेगुलरली कोई इंडिविजुअल अपडेट करता है तो उसको बोलते हैं ब्लॉग, वी ब्लॉग। यस सर, इसको याद रखना, वी लॉग का अर्थ भी पूछा जाएगा। वीडियो ब्लॉगिंग इज नोन एज, तो वीडियो ब्लॉगिंग को क्या बोलते हैं, वी लॉगिंग भी बोलते हैं। बी वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, वी फॉर वीडियो, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉग इज एन शॉर्ट एंड फॉर्म, जो ब्लॉग बी लॉग है, बी एल ओ जी, बी लॉग का क्या शॉर्ट फॉर्म है, इसका अर्थ है वेब लॉग। सी वाला ऑप्शन इसका सही है, वेब फॉर वेबसाइट, ब्लॉग यानी ब्लॉगिंग। नेक्स्ट, लॉग यानी लॉग करना है ना, वेब लॉग, वेबसाइट लॉगिंग, वेबसाइट लॉगिंग को ब्लॉग बोला गया है। और वो WEB में आगे का वी WE कट जाता है, लास्ट का BLOG बचता है, ठीक है। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ ए ईमेल, तो ईमेल का फुल फॉर्म बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत आसान प्रश्न और जरूर आएगा, पक्का आएगा, लिख के रखो, इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉग हैज़ टू बी अपडेटेड, क्या है, बिल्कुल जो अगर आप ब्लॉग चला रहे हैं, खाना बनाने के ब्लॉग चलाते हैं लोग, घूमने कहीं जाते हैं उसके ब्लॉग डालते हैं, यहाँ ऐसे पहुँचे, यहाँ ऐसा मौसम है, इतना सामान आप लेकर जाएँ, कपड़े लेके जाएँ, इस प्रकार का रेगुलरली अपडेट करते हैं, उसको ब्लॉग कहते हैं, रेगुलर अपडेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम कुछ क्वेश्चन बचने, ये ब्लॉग इज ए मीनिंग ऑफ शेयरिंग, क्या ब्लॉग में क्या होता है, व्यक्ति अपनी पर्सनल व्यूज और ओपिनियंस को शेयर करता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल व्यूज नहीं होते, खुद के पर्सनल व्यूज होते हैं। अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं, अगर ये टेस्ट आपको लगाना है तो आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक एप्लीकेशन दिया है मैक्स गेनर पे, नहीं तो आप सीधे प्ले स्टोर पर जाइए, मैक्स गेनर लिखिए, डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, और ये पूरा जो 50 प्रश्न है इसको ऑनलाइन आप सॉल्व करिए, फ्रीली अवेलेबल है वहाँ पर। अ बुक और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स दैट लिट्स वर्ड इज ग्रुप ऑफ सिनोनिम्स एंड रिलेटेड कंसेप्ट इज कॉल्ड, इसको क्या बोले, ये नया वो है, इसको बोलते हैं थेसोरस, ठीक है, थेसोरस इसका सही ऑप्शन है, ये जरूर आएगा, इसको अंडरलाइन कर लो। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, है ना, तो इसमें से याद रखिए, और भी देते रहूँगा जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपके पास भी अगर कोई आपका पहले पेपर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ, जबलपुर, भोपाल, है ना, छिंदवाड़ा, अलग अलग जगह में, अब तो 2-3 यूनिवर्सिटी और खुल गई हैं, खैर अभी उनका कामकाज शुरू नहीं हुआ है। तो आपके पास जैसे ही, अगर आप मेरे व्यूअर हैं, DAVV के हैं, चाहे भोपाल के हैं, जहाँ के भी हैं, आपका पेपर हो जाए, थर्ड ईयर का सबसे पहले पेपर होगा, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही, और बहुत सारे वीडियो में दिया होगा, व्हाट्सअप कर दीजिए, अच्छे से स्कैन करिएगा ताकि मैं उसको हल कर सकूं और लोगों के काम आ जाए। इस वीडियो को भी शेयर कीजिए जिससे उसको फायदा हो। अंतिम प्रश्न है, व्हाट डज वी इन व्लॉगिंग मीन्स, ये तो आप जानते हैं, इसका क्वेश्चन जिसका आंसर आप जानते हैं, मैं भी बता चुका हूँ। वी लॉगिंग और वी लॉगिंग में याद रखिए, वी फॉर वीडियो और बी फॉर वेब, है ना, वेबसाइट और वीडियो कंटेंट, जो सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह पे आता है ना, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इसको वीडियो ब्लॉगिंग। तो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं ना, यूट्यूब वगैरह पे कोई लोग जाते हैं घूमने का, कहीं वीडियो डालते हैं, कहीं खाने वाले वीडियो डाल, अलग अलग ब्लॉगिंग होती है ना, इसको वी फॉर ब्लॉगिंग है। यहाँ पर देखिए पूरे प्रश्न समाप्त होते हैं। आपने इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी।